प्रश्न 1। औसत उत्पादन क्या है? इसका सूत्र लिखिए। उत्तर। प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा को औसत उत्पादन कहा जाता है। औसत उत्पादन का सूत्र APTPN। प्रश्न 2। एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर। एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच निम्न संबंध होते हैं। 1। जब सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है तो कुल उत्पाद में भी वृद्धि होती है। 2। जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है तो कुल उत्पाद अधिकतम होता है। 3। सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद में परिवर्तन की दर को बताता है, जबकि कुल उत्पाद सीमांत उत्पाद का योग होता है। प्रश्न 3। निम्नलिखित तालिका में श्रम के कुल उत्पाद की अनुसूची दी गई है। इसी के अनुसार श्रम का औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद अनुसूची बनाइए। उत्तर। श्रम का औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद अनुसूची। प्रश्न 4। स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर लिखिए। उत्तर। स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर। स्थिर लागत। 1। स्थिर लागतों का संबंध उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है। 2। कुल स्थिर लागतों पर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी कुल स्थिर लागत स्थिर रहती है। 3। स्थिर लागतें उत्पादन बंद कर देने पर भी शून्य नहीं होती। 4। स्थिर लागतों की हानि उठाकर भी अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन जारी रख सकता है। परिवर्तनशील लागत। 1। परिवर्तनशील लागतों का संबंध उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों से होता है। 2। परिवर्तनशील लागतें उत्पादन की मात्रा से प्रभावित होती है, अर्थात उत्पादन के घटने या बढ़ने के साथ साथ ये भी घटती या बढ़ती रहती है। 3। परिवर्तनशील लागतें उत्पादन बंद कर देने पर शून्य हो जाती है। 4। एक उत्पादक तभी उत्पादन जारी रखेगा जब उसे कम परिवर्तनशील लागतों के बराबर कीमत से कम अवश्य मिले। प्रश्न 5। अल्पकाल एवं दीर्घकाल में अंतर लिखिए। अल्पकाल। 1। अल्पकाल एक ऐसी समयावधि है जो उत्पादन के स्थिर साधनों में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक समय से कम होती है। 2। अल्पकालीन अवधि में उत्पादन की मात्रा केवल परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाकर ही संभव है। 3। अल्पकालीन अवधि में उत्पादन के साधनों को दो भागों में बांटा जाता है, आय स्थिर साधन एवं 2 परिवर्तनशील साधन। 4। अल्पकालीन अवधि में कीमत के निर्धारण में मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है। दीर्घकाल। 1। दीर्घकाल वह समयावधि है जिसमें उत्पादक आवश्यकतानुसार उत्पादन के समस्त साधनों में परिवर्तन कर सकता है। 2। दीर्घकालीन अवधि में उत्पादन की मात्रा स्थिर और परिवर्तनशील दोनों प्रकार के साधनों में वृद्धि करके बढ़ाई जा सकती है। 3। दीर्घकालीन अवधि में स्थिर एवं परिवर्तनशील साधनों के बीच अंतर समाप्त हो जाता है। 4। दीर्घकालीन अवधि में कीमत पर मांग की तुलना में पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 6। औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध बताइए। उत्तर। औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध निम्नलिखित हैं। आय। औसत लागत एवं सीमांत लागत दोनों उत्पादन के कुल लागत के आधार पर निकाले जाते हैं। जैसे औसत लागत कुल लागत उत्पादन की मात्रा। सीमांत लागत कुल लागत में परिवर्तन उत्पादन की मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन। 2। उत्पादन में वृद्धि होने पर जब तक औसत लागत घटती है, सीमांत लागत औसत लागत से कम रहती है। 3। उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप जब औसत लागत बढ़ती है
तो सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है। 4. सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उस बिंदु पर काटता है जिस पर औसत लागत न्यूनतम होती है। जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो वह बिंदु सर्वोत्तम उत्पादन क्षमता बिंदु होती है। प्रश्न 7. पूर्ति की कीमत लोच से क्या आशय है? इसे प्रतिशत परिवर्तन विधि द्वारा कैसे मापते हैं? उत्तर: पूर्ति की लोच का अर्थ पूर्ति की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणामस्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप है। पूर्ति की लोच मापने की प्रतिशत या आनुपातिक विधि पूर्ति की लोच को प्रतिशत परिवर्तन विधि से मापा जा सकता है। इस विधि में पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत से भाग दे दिया जाता है। पूर्ति की लोच निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। पूर्ति की कीमत लोच पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत विधि के अनुसार पूर्ति की लोच 1 इकाई से अधिक 2 इकाई के बराबर अथवा 3 इकाई से कम हो सकती है। 1. पूर्ति की कीमत लोच इकाई से अधिक जब वस्तु की पूर्ति में कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन होता है तो पूर्ति की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। 2. पूर्ति की कीमत लोच इकाई के बराबर जब वस्तु की पूर्ति में उतने ही प्रतिशत परिवर्तन होता है जितना कीमत में, तो पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होती है। 3. पूर्ति की कीमत लोच इकाई से कम जब वस्तु की पूर्ति में कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में कम प्रतिशत परिवर्तन होता है तो पूर्ति की लोच इकाई से कम होती है। प्रश्न 8. पूर्ति को निर्धारित करने वाले किन्हीं 6 घटकों को लिखिए। उत्तर: पूर्ति को निर्धारित करने वाले घटक निम्नांकित। 1. वस्तु की कीमत किसी वस्तु की पूर्ति तथा कीमत में प्रत्यक्ष संबंध होता है। सामान्य दशाओं में कीमत बढ़ने से तो वस्तु की पूर्ति बढ़ती है तथा कीमत कम होने से वस्तु की पूर्ति घटती है। 2. उत्पत्ति के साधनों की कीमत उत्पत्ति के साधनों की कीमत बढ़ने पर उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती में है, जिसके कारण उत्पादकों का लाभ घटता है और वे उत्पादन कम कर देते हैं। इसके विपरीत उत्पत्ति साधनों की कीमत में कमी उत्पादन लागत में कमी करके पूर्ति में वृद्धि करती है। 3. तकनीकी स्तर में परिवर्तन से नवीन एवं कम लागत वाली उत्पादन तकनीकों का आविष्कार न होता है, जिससे उत्पादन लागत में कमी तथा वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है। इसके विपरीत स्थिति में पूर्ति में कमी आती है। 4. फर्मों की संख्या किसी वस्तु की बाजार पूर्ति फर्मों की संख्या पर भी निर्भर करती है। फर्मों की संख्या न अधिक होने पर पूर्ति अधिक होती है। इसके विपरीत फर्मों की संख्या कम होने पर पूर्ति कम हो जाती है। 5. भविष्य में संभावित कीमत यदि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना हो तो वर्तमान में पूर्ति घट तो जाती है। इसके विपरीत यदि भविष्य में कीमत घटने की संभावना हो तो वर्तमान में पूर्ति बढ़ जाती है। 6. सरकारी नीति अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होने के फलस्वरूप सामान्यतः पूर्ति कम होती है। इसके विपरीत अनुदानों के कारण पूर्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि उत्पादक में अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। प्रश्न 9. औसत स्थिर लागत वक्र कैसा दिखता है, यह ऐसा क्यों दिखता है? उत्तर: औसत स्थिर लागत एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट औसत स्थिर लागत कुल स्थिर लागत को फर्म के कुल उत्पादन मात्रा से भाग दिए जाने पर प्राप्त होती है। इसे प्रति इकाई स्थिर लागत भी कहा जाता है। अर्थात औसत स्थिर लागत AFC कुल स्थिर लागत TFC उत्पादन P। अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा घटे या बढ़े, कुल स्थिर लागत अपरिवर्तित रहती है। कुल स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ औसत स्थिर लागत घटती चली जाती है।
इसका प्रमुख कारण यह है कि उत्पादन की मात्रा बढ़ने से कुल स्थिर लागत उत्पादन की अधिकाधिक इकाइयों में बंटने लगती है, अतः औसत स्थिर लागत क्रमशः घटने लगती है। इसे अग्रलिखित तालिका एवं रेखाचित्र में प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न 10। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कैसे निर्धारित होती है? उत्तर। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत वस्तु की मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। प्रश्न 11। अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं? उत्तर। अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता एवं विक्रेता फैले होते हैं तथा आपस में प्रतियोगिता करते हैं। प्रश्न 12। ईंटों का बाजार कौन सा बाजार है? उत्तर। ईंटों का बाजार स्थानीय बाजार है। प्रश्न 13। अति अल्पकालीन बाजार किसे कहते हैं? उत्तर। जब किसी वस्तु की पूर्ति उसके उपलब्ध स्टॉक तक ही सीमित होती है तो उसे अति अल्पकालीन बाजार कहते हैं। प्रश्न 14। एकाधिकार बाजार क्या है? उत्तर। जब किसी बाजार में केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है तो उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। प्रश्न 15। सोना चांदी का बाजार किस बाजार का उदाहरण है? उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार। प्रश्न 16। दूध का बाजार किस बाजार का उदाहरण है? उत्तर। स्थानीय बाजार। प्रश्न 17। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन किस प्रकार का बाजार है? उत्तर। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। प्रश्न 18। अल्पाधिकार की 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए। उत्तर। अल्पाधिकार की 3 मुख्य विशेषताएं निम्न। 1। कम विक्रेता। अल्पाधिकार में कम विक्रेता होते हैं। इसके बावजूद भी विक्रेताओं का वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है। 2। पारस्परिक निर्भरता। अल्पाधिकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उद्योग की कुछ फर्मों द्वारा निर्णय करने में पारस्परिक निर्भरता है। 3। फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन कठिन। अल्पाधिकार में नई फर्मों का प्रवेश अत्यंत कठिन होता है क्योंकि प्रारंभ से ही नई फर्म को स्थापित करने के लिए बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार फर्मों का उद्योग से बाहर निकलना भी कठिन होता है। प्रश्न 19। एकाधिकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। कोई 3। उत्तर। एकाधिकार की 3 मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। 1। अकेला उत्पादक। एकाधिकार में किसी वस्तु का एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। यहां उत्पादक का आशय एक फर्म से है न कि एक व्यक्ति से। 2। निकट स्थानापन्न वस्तुओं का न होना। एकाधिकार में विक्रेता जिस वस्तु का विक्रय करता है उस वस्तु का बाजार में कोई निकट स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती है। 3। स्वतंत्र कीमत नीति। एकाधिकारी फर्म स्वतंत्र कीमत नीति अपना सकती है अर्थात वह अपनी इच्छानुसार कीमत में कमी या वृद्धि कर सकती है। प्रश्न 20। बाजार के विस्तार पर वस्तु के किन किन गुणों का प्रभाव पड़ता है? समझाइए। कोई 3। उत्तर। बाजार के विस्तार पर वस्तु के निम्नलिखित वे गुणों का प्रभाव पड़ता है। 1। सर्वव्यापक मांग। जिस वस्तु की मांग जितनी अधिक व्यापक होगी उस वस्तु का बाजार उतना ही विस्तृत सा होगा। इसके विपरीत जिस वस्तु की मांग जितनी ही कम होगी उसका बाजार भी उतना ही संकुचित होगा। 2। वहनीयता। जो वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाई और ले जाई जा सकती है उन वस्तुओं का बाजार उतना ही विस्तृत होता है, जबकि अधिक भार तथा कम कीमत वाली वस्तुओं का बाजार संकुचित होता है। 3। टिकाऊपन। प्रायः टिकाऊ वस्तुओं का बाजार काफी विस्तृत होता है जबकि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार संकुचित होता है। प्रश्न 21। दूध का बाजार किस बाजार का उदाहरण है? उत्तर। स्थानीय बाजार। प्रश्न 22।
फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन किस प्रकार का बाजार है? उत्तर, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। प्रश्न 23। अल्पाधिकार की 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए। उत्तर, अल्पाधिकार की 3 मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। 1. कम विक्रेता। अल्पाधिकार में कम विक्रेता होते हैं। इसके बावजूद भी विक्रेताओं का वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है। 2. पारस्परिक निर्भरता। अल्पाधिकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उद्योग की कुछ फर्मों द्वारा निर्णय करने में पारस्परिक निर्भरता है। 3. फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन कठिन। अल्पाधिकार में नई फर्मों का प्रवेश अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि प्रारंभ से ही नई फर्म को स्थापित करने के लिए बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार फर्मों का उद्योग से बाहर निकलना भी कठिन होता है। प्रश्न 24। एकाधिकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। कोई 3। उत्तर, एकाधिकार की 3 मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। 1. अकेला उत्पादक। एकाधिकार में किसी वस्तु का एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। यहाँ उत्पादक का आशय एक फर्म से है, न कि एक व्यक्ति से। 2. निकट स्थानापन्न वस्तुओं का न होना। एकाधिकार में विक्रेता जिस वस्तु का विक्रय करता है, उस वस्तु का बाजार में कोई निकट स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती है। 3. स्वतंत्र कीमत नीति। एकाधिकारी फर्म स्वतंत्र कीमत नीति अपना सकती है, अर्थात वह अपनी इच्छानुसार कीमत में कमी या वृद्धि कर सकती है। प्रश्न 25। बाजार के विस्तार पर वस्तु के किन किन गुणों का प्रभाव पड़ता है? समझाइए। कोई 3। उत्तर, बाजार के विस्तार पर वस्तु के निम्नलिखित गुणों का प्रभाव पड़ता है। 1. सर्वव्यापक मांग। जिस वस्तु की मांग जितनी अधिक व्यापक होगी, उस वस्तु का बाजार उतना ही विस्तृत होगा। इसके विपरीत, जिस वस्तु की मांग जितनी ही कम होगी, उसका बाजार भी उतना ही संकुचित होगा। 2. वहनीयता। जो वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाई और ले जाई जा सकती है, उन वस्तुओं का बाजार उतना ही विस्तृत होता है। जबकि अधिक भार तथा कम कीमत वाली वस्तुओं का बाजार संकुचित होता है। 3. टिकाऊपन। प्रायः टिकाऊ वस्तुओं का बाजार काफी विस्तृत होता है, जबकि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार संकुचित होता है। प्रश्न 26। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, अपूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होती है। फलस्वरूप क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता का अभाव होता है, जिससे विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। 2. क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार के संबंध में पूर्ण ज्ञान नहीं होता, जिससे कीमत विभेद की संभावना बढ़ जाती है। 3. अपूर्ण प्रतियोगिता में उत्पत्ति के साधन पूर्णतः नहीं होते, क्योंकि साधनों की गतिशीलता के रास्ते में अनेक प्राकृतिक, व्यावहारिक, तकनीकी तथा दिखावटी रुकावटें उपस्थित होती हैं। 4. अपूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र या औसत आगम वक्र (AR) का ढाल ऋणात्मक होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक न होकर वास्तविक जीवन में पाई जाने वाली बाजार स्थिति है। प्रश्न 27। अल्पकाल एवं दीर्घकाल में अंतर लिखिए। उत्तर, अल्पकाल तथा दीर्घकाल में मुख्य अंतर। अल्पकाल। 1. अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा केवल परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाकर ही संभव है। 2. अल्पकाल एक ऐसी समयावधि है जो उत्पादन के स्थिर साधनों में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक समय से कम होती है। 3. अल्पकाल में उत्पादन के साधनों को 2 भागों में बांटा जाता है: स्थिर साधन एवं परिवर्तनशील साधन। 4. अल्पकाल में मूल्य के निर्धारण में मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है। दीर्घकाल।
एक दीर्घकाल में उत्पादन की मात्रा स्थिर और परिवर्तनशील दोनों प्रकार के साधनों में वृद्धि करके बढ़ाई जा सकती है। दीर्घकाल वह समयावधि है जिसमें उत्पादक आवश्यकतानुसार उत्पादन के समस्त साधनों में परिवर्तन कर सकता है। दीर्घकाल में स्थिर एवं परिवर्तनशील साधनों के बीच अंतर समाप्त हो जाता है। 4 दीर्घकाल में मूल्य के निर्धारण में मांग की तुलना में पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 28। पूर्ण प्रतियोगिता की 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए। उत्तर। पूर्ण प्रतियोगिता की 3 मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। 1 क्रेताओं एवं विक्रेताओं का अधिक संख्या में होना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। 2 समरूप वस्तुएं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु विशेष में समानता पाई जाती है। ऐसी दशा में यदि एक विक्रेता अपनी वस्तु का अधिक मूल्य लगाता है तो क्रेता तुरंत दूसरे विक्रेता के पास उस वस्तु को क्रय करने के लिए चला जाता है, क्योंकि वस्तुएं समान होती है। 3 फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म किसी भी समय प्रवेश कर सकती है तथा कोई भी वर्तमान फर्म प्रारंभिक बाजार को छोड़ सकती है। प्रश्न 29। वस्तु विभेद एकाधिकारी प्रतियोगिता की कसौटी है, सिद्ध कीजिए। उत्तर। वस्तु विभेद का अर्थ है विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित एक ही प्रकार की वस्तु में अंतर करना। इन कार्य के लिए प्रत्येक फर्म अपनी अपनी वस्तु को अन्य फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु से भिन्नता प्रदान करती है, जैसे आय, वस्तु के ट्रेडमार्क एवं ब्रांडों में भिन्नता करके। 2 ग्राहकों को वस्तुओं के साथ अपनी सेवाओं की गारंटी देकर। विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार के द्वारा फर्में अपनी वस्तु की बिक्री बढ़ाने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार फर्में काल्पनिक अंतर उत्पन्न करके वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने का प्रयास करती हैं। प्रश्न 30। एकाधिकार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कोई 6। उत्तर। एकाधिकार की विशेषताएं निम्न हैं। 1 एकमात्र विक्रेता। एकाधिकारी फर्म के अंतर्गत किसी भी वस्तु का एकमात्र उत्पादक अथवा विक्रेता पाया जाता है। 2 फर्म एवं उद्योग एक ही होते हैं। एकाधिकारी एक ऐसी बाजार संरचना है जिसमें फर्म ही उद्योग तथा उद्योग ही फर्म होती है, अर्थात दोनों एक ही होते हैं। 3 वस्तु की पूर्ति व कीमत पर पूर्ण नियंत्रण। एक एकाधिकारी फर्म या उद्योग के रूप में पूर्ति तथा कीमत पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है। वह मनचाहे ढंग से पूर्ति तथा कीमत में परिवर्तन कर सकता है। 4 कोई निकट स्थानापन्न वस्तु न होना। एकाधिकारी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता। 8 वस्तु की आड़ी मांग की लोच शून्य होती है। 5 नई फर्मों का प्रवेश वर्जित। बाजार में कानून, पेटेंट अधिकार अथवा अन्य किसी प्रकार से एकाधिकार के अंतर्गत नई फर्मों के प्रवेश पर रोक लगी होती है। 6 बेलोचदार मांग। इसके अंतर्गत वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए कीमत कम की जा सकती है। 8 एकाधिकार की बेलोचदार मांग का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 31। एकाधिकारी प्रतियोगिता की किन्हीं 6 विशेषताओं को लिखिए। उत्तर। एकाधिकारी प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं। 1 फर्मों तथा क्रेताओं की अधिक संख्या। एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्मों तथा क्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की तरह काफी अधिक होती है तथा छोटे छोटे आकार की होती है। वस्तु विभेद के कारण प्रत्येक फर्म स्वतंत्र रूप से अपनी कीमत नीति निर्धारित कर सकती है। 3 फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। एकाधिकारी प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता की तरह फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने तथा उद्योग से बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की तरह नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं होती है। उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
4. विक्रय लागत। एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक फर्म को अपनी वस्तु का प्रचार करने के लिए विज्ञापन आदि पर बहुत व्यय करना पड़ता है। फर्म अपनी वस्तुओं को अधिक से अधिक मात्रा में बेचने के लिए विज्ञापन देती है। विज्ञापन तथा प्रचार पर जो व्यय होता है उसी को विक्रय लागतें कहते हैं। 5. गैरकीमत प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत विभिन्न फर्में वस्तु की कीमत में परिवर्तन किए बिना ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं तथा उपहार प्रदान करके अपनी ओर आकर्षित करके एक दूसरे से प्रतियोगिता करती हैं। फर्में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उपहार तथा अन्य सेवाएं प्रदान करने में परस्पर प्रतियोगिता करती हैं। इस प्रकार की प्रतियोगिता को गैरकीमत प्रतियोगिता कहा जाता है। 6. पूर्ण ज्ञान का अभाव। एकाधिकारी प्रतियोगिता की दशा में वस्तु के क्रेताओं तथा साधनों के स्वामियों को वस्तु की विभिन्न कीमतों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। इसका कारण यह है कि वस्तु विभेद होने के कारण विभिन्न फर्मों के उत्पादन में तुलना करना संभव नहीं होता। इसी प्रकार उत्पादन के साधन को भी यह पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं होता कि विभिन्न फर्में साधनों की सेवाओं के लिए क्या कीमत दे रही हैं। प्रश्न 32। एकाधिकार प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार में अंतर लिखिए। उत्तर। एकाधिकार प्रतियोगिता तथा अल्पाधिकार में प्रमुख अंतर। एकाधिकारी प्रतियोगिता। 1. एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या अधिक होती है। 2. एकाधिकारी प्रतियोगिता में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। 3. एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्मों में परस्पर सहयोग अभाव पाया जाता है। 4. एकाधिकारी प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म व्यक्तिगत रूप से कीमत व उत्पादन के संबंध में निर्णय ले सकती है। 5. एकाधिकारी प्रतियोगिता में मांग वक्र निश्चित होता है। अल्पाधिकार। 1. अल्पाधिकार में फर्मों की संख्या 2 से अधिक तथा सीमित होती है। 2. अल्पाधिकार में विभेदीकृत अथवा समान वस्तुओं का उत्पादन होता है। 3. अल्पाधिकार में फर्में सहयोग या समझौते का सहाय ले लेती है। 4. अल्पाधिकार में प्रत्येक फर्म व्यक्तिगत रूप से कीमत व उत्पादन के संबंध में निर्णय नहीं ले सकती है। 5. अल्पाधिकार में मांग वक्र अनिश्चित होता है। प्रश्न 33। पूर्ण प्रतियोगिता एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर लिखिए। उत्तर। पूर्ण प्रतियोगिता एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रमुख अंतर। पूर्ण प्रतियोगिता। 1. पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। 2. पूर्ण प्रतियोगिता में एक समान वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। 3. पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में उद्योग में प्रवेश एवं बहिर्गमन करने में स्वतंत्र होती है। 4. पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में कीमत निर्धारक न होकर कीमत स्वीकार करने वाली होती हैं। 5. पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता एवं विक्रेता को बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। 6. पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की काल्पनिक स्थिति है। अपूर्ण प्रतियोगिता। 1. अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या कम होती है। 2. अपूर्ण प्रतियोगिता में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। 3. अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन अपेक्षाकृत कठिन होता है। 4. अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्में कीमत को निर्धारित करती हैं। 5. अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता एवं विक्रेता को बाजार की दशाओं का कोई ज्ञान नहीं होता है। 6. अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की व्यावहारिक स्थिति है। प्रश्न 34। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में अंतर लिखिए। उत्तर। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में प्रमुख अंतर। पूर्ण प्रतियोगिता। 1. पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का एक मूल्य होता है। 2. पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक फर्में होती हैं, आर्थ उद्योग तथा फर्मों में अंतर होता है।
3 पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने अथवा उद्योग को छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। 4 पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म मूल्य निर्धारक न होकर स्वीकार करने वाली होती है। 5 पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का उद्योग की पूर्ति पर नियंत्रण नहीं होता है। 6 पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। एकाधिकार। एक एकाधिकार में वस्तु का कीमत विभेद संभव है। 2 एकाधिकार में एक ही फर्म होती है, आठ उद्योग एवं फर्म में कोई अंतर नहीं होता। 3 एकाधिकार में उद्योग में नई फर्में प्रवेश ही नहीं कर सकती, आठ फर्मों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। 4 एकाधिकार में एकाधिकारी वस्तु का मूल्य निर्धारक मूल्य होता है, न कि मूल्य स्वीकार करने वाला। 5 एकाधिकार में एकाधिकारी का पूर्ति पर नियंत्रण कोई होता है। 5 एकाधिकार में दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। प्रश्न 35। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर लिखिए। उत्तर। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में प्रमुख अंतर। एकाधिकार। एक एकाधिकार के अंतर्गत एक समान वस्तु का उत्पादन किया जाता है। 2 एकाधिकार में कीमत विभेद संभव है। 3 एकाधिकार में केवल एक फर्म होती है। 4 एकाधिकार में नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहता है। 5 एकाधिकार में वस्तु के निकट स्थानापन्न का अभाव पाया जाता है। 6 एकाधिकार में विक्रय लागतों का कोई महत्व नहीं रहता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता। एक एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। 2 एकाधिकारी प्रतियोगिता में कीमत विभेद का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 3 एकाधिकारी प्रतियोगिता में नई फर्म होती हैं। 4 एकाधिकारी प्रतियोगिता में नई फर्मों को उद्योगों में प्रवेश करने की स्वतंत्रता होती है। 5 एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु के निकट स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं। 6 एकाधिकारी प्रतियोगिता में विक्रय लागतों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न 36। सामान्य मूल्य की विशेषताओं को लिखिए। कोई 6। उत्तर। सामान्य मूल्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित है। 1 स्थायी मूल्य। सामान्य मूल्य स्थिर रहता है तथा इसमें बाजार मूल्य की तरह परिवर्तन नहीं होते हैं। 2 दीर्घकालीन मूल्य। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है। दीर्घकाल इतनी पर्याप्त अवधि की होती है कि वर्तमान संयंत्र की क्षमता को घटाकर या बढ़ाकर अथवा नई फर्में खुलने या बंद होने से पूर्ति को मांग के अनुरूप किया जा सकता है। 3 यह सीमांत लागत एवं औसत लागत के बराबर होता है। दीर्घकाल का समय इतना लंबा होता है कि इसमें सीमांत लागत एवं औसत लागत बराबर हो जाती है। इस प्रकार सामान्य मूल्य सीमांत लागत एवं औसत लागत के बराबर होता है। 4 यह मूल्य काल्पनिक होता है। सामान्य मूल्य का विचार काल्पनिक है। इसका कारण यह है कि जब तक इतना समय मिल जाए कि सामान्य मूल्य स्थापित हो सके, उससे पूर्व की बाजार में परिवर्तन हो जाते हैं। जिस प्रकार कल कभी नहीं आता, उसी प्रकार सामान्य मूल्य भी प्राप्त नहीं होता है। 5 पूर्ति का सक्रिय प्रभाव। चूंकि दीर्घकाल में पूर्ति को बढ़ाकर मांग के अनुरूप किया जा सकता है, इसलिए सामान्य मूल्य के निर्धारण में मांग की अपेक्षा पूर्ति का हाथ अधिक होता है। 6 मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के संतुलन द्वारा। सामान्य मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के संतुलन द्वारा होता है। प्रश्न 37। मांग में परिवर्तन का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेखाचित्र द्वारा समझाइए। उत्तर। वस्तु विशेष के मूल्य स्थिर रहने पर भी दूसरी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन उपभोक्ता की आय में परिवर्तन अथवा फैशन, रुचि आदि परिवर्तित होने से मांग घट बढ़ सकती है।
एक, मांग में वृद्धि का प्रभाव। यदि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तथा पूर्ति यथावत रहती है तो बाजार में इस वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा, क्योंकि इस दशा में उत्पादक या विक्रेता अपनी वस्तु को अधिक मूल्य में विक्रय करेगा और मात्रा अधिक होने पर मांग में भी वृद्धि करेगा। रेखाचित्र में डी मांग रेखा और एस पूर्ति रेखा बिंदु ई पर काटती है। वस्तु की कीमत ओ पी तथा वस्तु की मात्रा ओ क्यू निर्धारित होती है। मांग में वृद्धि के कारण मांग रेखा खिसककर डी हो जाता है। नए मांग रेखा पूर्ति रेखा की ही बिंदु पर संतुलन करता है। जब संतुलन मूल्य बढ़कर ई क्यू आए और संतुलन मात्रा ओ क्यू हो जाता है, अर्थात मांग बढ़ने पर मूल्य बढ़ता है। दो, मांग में कमी का प्रभाव। पूर्ति वक्र यथावत रहने पर जब मांग में कमी या मांग वक्र बाईं ओर खिसकता है तो संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा दोनों में कमी हो जाती है। रेखाचित्र में डी मांग रेखा एवं एस पूर्ति रेखा है। ई संतुलन बिंदु है और ओ क्यू संतुलन की मात्रा है। मांग में कमी के कारण मांग वक्र बाईं ओर खिसक कर डी और मात्रा ओ क्यू रह जाती है। जब वस्तु विशेष पर मांग में कमी आती है तो उसका मूल्य भी गिर जाता है। आप सभी साथियों को अपनी कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।